एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया था कि आज के समय पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मुद्दों में वायुमंडलीय प्रदूषण क्यों एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनते जा रहा है। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर के माध्यम से देखा कि जिस प्रकार से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, उससे वह दिन दूर नहीं है जब ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से मौसम में न केवल प्रतिकूल परिवर्तन होगा बल्कि विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं के साथ मानव समुदाय के लिए भी आर्थिक और सामाजिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जहां एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि से जो एक लिमिट है 350 पार्ट्स पर मिलियन, उससे कहीं अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो रहा है। जहां एक तरफ यह निर्णय लिया गया है या आप कह सकते हैं एक बाध्यकारी समझौता के तहत भी एक आम सहमति बनी है कि हम औद्योगिक क्रांति के पहले की अवस्था से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में होने वाली वृद्धि तक को हम नियंत्रित करेंगे, लेकिन अभी 1.2 डिग्री सेल्सियस के दर से तापमान में वृद्धि हो रही है और कुछ ही दिनों में यह तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कुछ ही वर्षों के बाद यह तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। लास्ट डिस्कशन के माध्यम से आपने यह भी देखा कि वायुमंडल के प्रदूषित होने के कारण जहां ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, वहीं ग्रीन हाउस प्रभाव के अधिक होने से काउंटर रेडिएशन का दर यानी प्रतिलोम विकिरण के दर में वृद्धि हो रही है, जो आज पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है और इसे ही ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण स्थल मंडल के तापमान में वृद्धि होने पर निम्न अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय से लेकर उच्च अक्षांशीय प्रदेश के, चाहे वो आर्द्र जलवायु प्रदेश हो या अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु क्षेत्र हो, सभी जगह तापमान में ही केवल वृद्धि नहीं होगी बल्कि मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण कहीं औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होगी। वर्षा की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी अधिक हो जाने पर अगर बाढ़ की समस्या होगी तो तट से दूर अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु प्रदेश में जहां पहले से ही जल अभाव की समस्या है, वहां वाष्पीकरण के दर के प्रभावशाली होने से न केवल सतही जल स्रोत सूखेंगे बल्कि भूमि के जल स्तर में भी कमी आएगी। अब सोचिए, एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ अगर सूखा की समस्या उत्पन्न होगी तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में वृद्धि होने पर भी तटीय क्षेत्र में चक्रवात के कारण भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ इस प्रकार की बातों को आपने लास्ट डिस्कशन के माध्यम से समझा था। एक जगह पर जाकर हम लोगों ने डिस्कशन को रोका था कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से स्थल मंडल के तापमान में वृद्धि होने पर मौसम में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, वहाँ तक समझने के बाद हमने यह अभी समझने का प्रयास नहीं किया है कि आखिरकार क्षेत्रीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण अंततः किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। यानी यदि हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम नहीं किए तो भविष्य में किस प्रकार जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। अभी यह डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उसके पहले हमें यह भी देखना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जलमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जलमंडल के सतह या जलमंडल की सतह के औसत तापमान में अगर वृद्धि होगी तो उससे जलमंडल की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, ये भी समझना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जलमंडल की जो अपनी भौतिक विशेषताएं हैं या रासायनिक विशेषताएं हैं, वो जलमंडल में रहने वाले केवल जैविक समुदाय के विकास को ही प्रभावित नहीं करेगी बल्कि जलमंडल में होने वाले परिवर्तन के कारण वायुमंडल भी प्रभावित होगा और वायुमंडल के साथ साथ
स्थल मंडल पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है। और जब ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का घनिष्ठ संबंध जैविक समुदाय से, यानी जैविक समुदाय इन्हीं तीनों के साथ अंतर संबंधित होकर अंतःक्रिया करके अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो आज के डिस्कशन के माध्यम से पहले आपको यह समझना है कि आखिरकार ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब जल की सतह के तापमान में वृद्धि होगी तो तापमान के बढ़ने के कारण, अब ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक का संबंध पहले ध्यान रखना है समुद्र विज्ञान से है। और कहीं ना कहीं आप समुद्र विज्ञान का पहले से अध्ययन कर चुके हैं, तो इसके कारण आपको ये भी देखना है कि जब आप समुद्र विज्ञान को इस टॉपिक से जोड़कर देखेंगे, अंतर संबंधित करके, अगर जलमंडल में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर जल की सतह के तापमान में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं जल का घनत्व जो है वो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि एक तरफ अगर आपसे कहा जाए कि जल की सतह के तापमान में वृद्धि होने के कारण जब जल का आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी या घनत्व कम होगा। क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि डेंसिटी का, जल के डेंसिटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं तापमान से इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी तापमान के बढ़ने से घनत्व कम होता है। अब ध्यान दीजिए, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि जल के घनत्व का डेंसिटी से भी संबंध होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेंसिटी जो है वह किसका, टेम्परेचर और सैलिनिटी का फंक्शन होता है। यानी तापमान और जल की लवणता में परिवर्तन के कारण जल के घनत्व में परिवर्तन होता है। और अगर जल की सतह के तापमान में वृद्धि होगी तो कहीं औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होगी, तो जहाँ औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होगी वहाँ जल की लवणता कम हो जाएगी। अगर कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ जल की सतह के तापमान में वृद्धि होने पर हिमगलन होता है तो बर्फ़ के पिघलने से भी जल की लवणता में कमी आएगी। तो एक तरफ यह स्पष्ट हो रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल की सतह के तापमान में वृद्धि होती है तो जहाँ पर वर्षा औसत से अधिक मात्रा में होगी या हिमगलन के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी, वहाँ जल की लवणता में कमी आने पर घनत्व कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप यह भी जानते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है, वहाँ पर यदि जल की सतह के तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण का दर और अधिक हो जाएगा। तो जहाँ वाष्पीकरण का दर वर्षा की मात्रा से अधिक होगा वहाँ जल की लवणता के बढ़ने के साथ घनत्व में वृद्धि होगी। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल की सतह के तापमान में होने वाले वृद्धि से यह कहना संभव नहीं है कि घनत्व कम ही होगा या लवणता कम होगा या बढ़ेगा, बल्कि उसकी जगह जल की लवणता और घनत्व में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। इसलिए जल की लवणता और घनत्व में परिवर्तन के कारण जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप में भी परिवर्तन होगा। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ किस टॉपिक से ग्लोबल वार्मिंग को अंतर संबंधित करके देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से यदि महासागर में जल की सतह के तापमान में वृद्धि के साथ
घनत्व और लवणता में परिवर्तन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो ओशियनिक सर्कुलेशन होता है, यानी महासागर में जो जल राशियों का चक्रीय प्रवाह होता है, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। या तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी या उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं की जलधारा गर्म हो जाए, कहीं की जलधारा अधिक ठंडी हो जाए। तो जलधारा के गर्म या ठंडा होने पर, जलधारा के गर्म या ठंडा होने पर महासागरीय जलधाराओं की जो अपनी सामान्य विशेषताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक आपका है महासागर का तापमान, दूसरा टॉपिक है महासागर की लवणता, तीसरा टॉपिक है महासागर का घनत्व और चौथा टॉपिक है जलधाराओं का सामान्य प्रतिरूप। अब इन तीनों टॉपिक में, इन तीनों की बात करें तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से जब इनमें परिवर्तन होगा तो इसके कारण मौसम पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमें वहाँ तक नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि प्रश्न हमारे सामने अभी ये है कि ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार एक पर्यावरणीय समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण यदि पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि होगी तो उससे स्थल मंडल जलमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और स्थल मंडल जलमंडल पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे वायुमंडल कैसे प्रभावित होगा, यानी वो मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन का कैसे कारण बनेगा। अब देखिए, दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि जल की सतह के तापमान में अगर वृद्धि होगी तो जल की सतह के तापमान में वृद्धि होने पर जो महासागर में पादप और जंतु प्लवकों के कारण खाद्य श्रृंखला के साथ खाद्य जाल का निर्माण होता है, जो महासागर का अपना एक इकोसिस्टम में पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी क्रियाशीलता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जल की सतह के तापमान में वृद्धि होने पर कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन का दर अधिक होने से, प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग का दर अधिक होने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलित हो जाने पर न केवल बायोडायवर्सिटी जैव विविधता का ह्रास होगा बल्कि समुद्री प्रदूषण से संबंधित पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। अब आप सोचिए कि आप पहले से ही समुद्र विज्ञान का अध्ययन करते समय इस विषय पर विचार कर चुके हैं कि प्रवाल किसे कहते हैं। अगर प्रवाल एक प्रकार के जंतु प्लवक होते हैं और ये पादप प्लवक जुगस्थली पर आश्रित होते हैं, तो अगर ये प्रवाल मरने लगते हैं तो प्रवाल के मरने से जो इन पर आश्रित छोटी मछलियां होंगी उनको भोजन नहीं मिलेगा। छोटी मछलियों के मरने पर बड़ी मछलियों के लिए समस्याएं उत्पन्न होंगी और कहीं ना कहीं ये प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग का रेट जिस प्रकार से अगर बढ़ रहा है उससे केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मरीन इकोसिस्टम ही असंतुलित नहीं होगा, बल्कि इसके असंतुलित हो जाने पर बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा, यानी छोटी बड़ी मछलियों के मरने पर जैव विविधता का ह्रास होगा, जिससे समुद्री प्रदूषण की समस्या बढ़ जाएगी। अब यहाँ आप किस टॉपिक से इसको जोड़ सकते हैं? कोरल ब्लीचिंग से। तो यहाँ अगर प्रश्न करेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ यह क्वेश्चन एक टॉपिक पर नहीं बल्कि 2 टॉपिक से संबंधित है। एक तरफ आपको यह समझाना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कारण क्या है, और ग्लोबल वार्मिंग से सतह के तापमान में कैसे वृद्धि हो रही है, और दूसरी तरफ आपको यह समझाना होगा कि प्रवाल विरंजन क्या है। और इन दोनों को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो अपने आप क्या कर सकते हैं कि यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर प्रवालों की संख्या में, प्रवाल विरंजन का शाब्दिक अर्थ तो आप पहले से जानते हैं, प्रवालों का रंगहीन होने की प्रक्रिया को हम प्रवाल विरंजन कहते हैं, और जब प्रवाल रंगहीन होने लगते हैं ये इंडिकेशन होता है कि इसके साथ जो पादप प्लवक हैं, जो शैवाल है, भूरे हरे शैवाल हैं,
उनके लिए प्रतिकूल दशाएं बन गई हैं, और उसका मतलब है कि समुद्री पाशिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। और अगर हम इस पर नियंत्रण ना करें, यानी प्रवाल विरंजन के दर को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो यह बायोडाइवर्सिटी के लॉस के साथ समुद्र के प्रदूषित होने का कारण बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए तो कहेंगे तीसरा पॉइंट है कि अगर जल की सतह के तापमान में वृद्धि होगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी यहाँ एक और टॉपिक आपको मिल गया कि अगर आप पहले से ये जानते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे कहते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्यों बढ़ेगी, तो यहाँ आपको यह नहीं समझाना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन किसे कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वो तो स्पष्ट हो रहा है कि जब जल की सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है तो जिस जगह ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है उसके लिए कम से कम समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर यह तापमान 27 डिग्री सेल्सियस यानी 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, या जहाँ पर पहले जल की सतह का तापमान कम है, अगर वहाँ तापमान में वृद्धि होगी तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए अनुकूल दशाएं बन जाएंगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि इस एक लाइन को हम इलैबोरेट करके कितना डिटेल में बताना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन के डिमांड सिर्फ ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप उसको एक जगह पर लाकर ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिखते जाइए कि जल की लवणता घनत्व में परिवर्तन के साथ जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप में परिवर्तन होगा। प्रवाल विरंजन के दर में वृद्धि होने पर समुद्री पाशिकी तंत्र के असंतुलित हो जाने से जैव विविधता का ही ह्रास नहीं होगा बल्कि समुद्री प्रदूषण की समस्या होगी। तीसरा पॉइंट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि होगी। हम केवल जलमंडल की बात कर रहे हैं। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट यहाँ ये बन रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलमंडल या जल की सतह के तापमान में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं तापमान में वृद्धि होने पर हिमगलन से समुद्र जलस्तर में वृद्धि होने पर या वृद्धि होने के कारण तटीय क्षेत्र और द्वीपों के जलमग्न हो जाने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब आप सोचिए कि फोर्थ पॉइंट पहले भी डिस्कस हमने किया है कि तटीय क्षेत्र और द्वीपों के जलमग्न हो जाने की अगर संभावनाएं बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं इससे मानव समुदाय का ही तो अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, एकदम संक्षेप में बताना हो आपको, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को पर टिप्पणी लिखना हो और 150-200 शब्दों में लिखना हो तो पहले आप स्थल मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, फिर जल मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसे पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। जल मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो पहले पॉइंट में जल की सतह के तापमान में होने वाले वृद्धि के कारण घनत्व लवणता में परिवर्तन के साथ जलधाराओं के समान प्रतिरूप में परिवर्तन होगा, वहाँ से लेकर आप यहाँ तक की बातों को कह सकते हैं। तो इसको कहने के बाद अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ें तो हम क्रायोस्फीयर को यानी स्थल मंडल जल मंडल के साथ हम तुषार मंडल को भी एक बृहद क्षेत्र के रूप में लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तुषार मंडल पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से क्या प्रभाव पड़ेगा, वहाँ तक की बातों को अगर आप समझा देते हैं तो आपने कहीं ना कहीं एक, अगर आपके सामने प्रश्न आया कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को स्पष्ट करें और उस पर भी आप टिप्पणी लिखें, तो आप ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है और उसके जो इमीडिएट इफेक्ट नज़र आएंगे उनको ही यहाँ तक लिखने की आवश्यकता है। तो कह सकते हैं ना कि तुषार मंडल। अब यहाँ देखिए, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। ये प्रश्न पहले वैकल्पिक विषय के
मुख्य परीक्षा में पूछा गया और प्रश्न था तुषार मंडल या क्रायोस्फीयर का मौसम पर प्रभाव। सेम क्वेश्चन समान अध्ययन में मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो वहां पर भी पूछा गया है, यानी जो क्वेश्चन पहले ऑप्शनल में आप पूछा गया वही प्रश्न जीएस में रिपीट किया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से आपको कौन कौन से टॉपिक की समझ होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको भूगोल वैकल्पिक विषय में जैव और पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक दिए गए हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। अंतर सिर्फ क्या है कि जब आप वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जैव और पर्यावरण भूगोल के टॉपिक का अध्ययन करेंगे तो उसे आपको अपने ही वैकल्पिक विषय यानी भूगोल वैकल्पिक विषय के अन्य टॉपिक से भी क्या करना होगा, रिलेट करके देखना होगा। और जब सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से इस वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जो आप टॉपिक देख रहे हैं, जिसको आप जीएस में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कहते हैं, इसके टॉपिक को फिर क्या करना होगा, आपदाएं और आपदा प्रबंधन से भी जोड़कर देखना होगा। यानी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के टॉपिक का घनिष्ठ संबंध किससे है, तो डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से, और इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी का दूसरी तरफ घनिष्ठ संबंध किससे है, भूगोल सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में और विज्ञान से। तो यह ध्यान में रखते हुए चलना है। इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि प्रश्न तुषार मंडल का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो प्रश्न ऑप्शनल में पूछा गया है वही प्रश्न जीएस में पूछ रहा है, तो यूपीएससी इसके द्वारा कहीं ना कहीं आपको हिंट दे रही है कि कैसे आपको टॉपिक को तैयार करना है। अब देखिए, अगर तुषार मंडल की बात करें तो तुषार मंडल का अगर प्रसार होता है, यानी हिमाच्छादित क्षेत्र का प्रसार होने पर हिमाच्छादित सतह के द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन अधिक होगा, क्योंकि आप यह जानते हैं कि स्थल की सतह पर या स्थल मंडल पर हिमाच्छादित सतह की परावर्तिता सबसे अधिक होती है। तो इमेजिन कीजिए कि जैसे जैसे क्रायोस्फीयर का विस्तार होता जाएगा, यानी क्रायोस्फीयर का क्षेत्र जो है बढ़ता जाएगा, तो जो स्थल की सतह को सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी उसका परावर्तन और अधिक होगा। यानी वह सौर विकिरण जिसका अवशोषण स्थल की सतह के द्वारा होना चाहिए, अगर वह परावर्तित हो रहा है तो कहीं ना कहीं इससे सतह के तापमान में कमी आएगी, क्योंकि जब सौर ऊर्जा का अवशोषण ही नहीं होगा तो सतह का तापमान कैसे बढ़ेगा। दूसरी तरफ जब कभी भी जल का हीम में परिवर्तन होता है तो जल के साथ घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें क्या हो जाते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। तो जल का हीम में परिवर्तन होने पर जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड का हीम के साथ संग्रहण हो जाता है, यानी स्टोरेज हो जाता है। इसलिए बर्फ को भी कार्बन सिंक का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यानी बर्फ को क्या माना जाता है कि यह कार्बन सिंक का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स इसलिए है क्योंकि जहाँ पानी बर्फ में परिवर्तित होता है वहाँ पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है वो उसमें स्टोर हो गया। अगर वही पानी रहता है तो उसके मूवमेंट के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी होता है। अब सोचिए कि जैसे जैसे तुषार मंडल का क्रायोस्फीयर का विस्तार होगा, वैसे वैसे क्रायोस्फीयर का विस्तार होने पर आप कहीं ना कहीं एक बात तो समझ रहे हैं कि क्रायोस्फीयर का विस्तार होने पर
न केवल हिमाच्छादित सतह के द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन होगा, बल्कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में कमी आएगी। तो जब ये हीम का संग्रहण होगा तो इससे कहीं ना कहीं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आएगी, यानी ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करेगा। और इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से, यानी कह सकते हैं इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह के तापमान में कमी आएगी। तो यहाँ आपने क्या समझा कि यदि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कम होने पर, यानी मान लीजिए कि हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जब तक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव नहीं था, यानी जब प्लीस्टोसीन युग में हिमाच्छादन हुआ होगा और क्रायोस्फीयर का विस्तार हुआ होगा, तो जितना उस समय पृथ्वी का तापमान होना चाहिए उससे भी कम तापमान हो गया होगा, क्योंकि क्रायोस्फीयर ने क्या किया, क्रायोस्फीयर के कारण सतह के तापमान में कमी आनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आज के समय की बात करें तो जहाँ कहीं पर भी मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन होने के कारण जल वर्षा की जगह हिम वर्षा अधिक होने लगे। सोचिए, जहाँ होनी चाहिए जल वर्षा, अगर वहाँ होने लगे हिम वर्षा, तो ऐसी स्थिति में जो हिमाच्छादित क्षेत्र है उसका क्या होगा, विस्तार होगा। और हिमाच्छादित क्षेत्र का जब विस्तार होगा तो इससे उस क्षेत्र के तापमान में क्या होनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। लेकिन अभी के समय की अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में क्रायोस्फीयर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप कह सकते हैं ना कि अभी यानी वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तुषार मंडल का संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर तुषार मंडल का संकुचन हो रहा है तो इस तुषार मंडल का संकुचन होने के कारण अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह या स्थल की सतह के द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक मात्रा में होगा, यानी अवशोषण में वृद्धि होगी। क्योंकि जो पहले बर्फ जब तुषार मंडल का प्रसार हो रहा है और एल्बिडो बढ़ रहा है, वहीं पर तुषार मंडल का संकुचन होगा तो एल्बिडो कम होगा। तो जहाँ पहले सौर ऊर्जा का परावर्तन हो रहा था, अगर वहाँ अवशोषण बढ़ने लगे तो इससे तापमान में तो वृद्धि होगी ना। साथ में देखिए, जब बर्फ पिघलेगा तुषार मंडल का संकुचन होगा तो हिमगलन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होगा। ये दूसरा प्रभाव है, क्योंकि जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के साथ स्टोर हो गया था, जमा था, अब वो वायुमंडल में रिलीज होगा। और यही नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो इसके साथ साथ हिमगलन के कारण जल भराव होने पर जब जल भराव वाले क्षेत्र यानी दलदल भूमि में परिवर्तित होगा तो मीथेन गैस के उत्सर्जन में वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिए,
कि जल भराव वाला क्षेत्र या जल भराव होने पर जब वह क्षेत्र दलदल भूमि में परिवर्तित होगा तो वहाँ से मार्स गैस, मीथेन गैस का इमिशन होगा। तो मीथेन गैस का इमिशन अगर होता है तो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो अब आप सोचिए कि वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की सतह के तापमान में होने वाली वृद्धि से क्रायोस्फीयर का, तुषार मंडल का संकुचन हो रहा है, और इसके कारण जहां पृथ्वी की सतह के एल्बिडो में कमी आने के साथ सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक मात्रा में हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जल का हीम का जल में परिवर्तित होने पर, यानी हीम गलन के कारण केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही वायुमंडल में इमिशन नहीं होगा, बल्कि यदि यह हीम गलन की प्रक्रिया स्थल मंडल पर होगी तो ऐसे में जल भराव वाला क्षेत्र जब दलदल भूमि में परिवर्तित होगा तो वहाँ मीथेन गैस का भी इमिशन होगा, जिससे कहीं ना कहीं तुषार मंडल का संकुचन होने पर पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि होने लगेगी, यानी तापमान में वृद्धि का दर और बढ़ जाएगा। तो सोचिए यहाँ क्या आपको समझना आवश्यक है कि अभी तो हम जीवाश्म ईंधन का अधिक मात्रा में उपयोग करके वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम वृक्षों को काट करके जो कार्बन डाइऑक्साइड का वनस्पति के द्वारा या पौधों के द्वारा अवशोषण होना चाहिए उसके दर को भी कम कर रहे हैं, और जनजातीय प्रधान क्षेत्र में जलावन की लकड़ियों का उपयोग करके भी हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के दर को बढ़ा ही रहे हैं। तो जहां एक तरफ मानव जनित गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में होने वाले वृद्धि से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ते जा रहा है, वहीं अगर हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम नहीं किए और ये तुषार मंडल का संकुचन होने लगेगा, जो अंटार्कटिका में बर्फ जमे हुए हैं, जो आर्कटिक प्रदेश में बर्फ जमे हुए हैं, अगर वह धीरे धीरे जो है कम होते चले जाएंगे तो इससे तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव और बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन और अधिक होने लगेगा। कौन से ग्रीन हाउस गैस निकल रहे हैं? वो ग्रीन हाउस गैस जो बर्फ के साथ अभी स्टोर्ड है, जो अभी बर्फ के साथ जो है कहीं ना कहीं संग्रहित है। कौन सा नया ग्रीन हाउस गैस निकलेगा? नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो जल भराव वाले क्षेत्र में जहां से मीथेन गैस का इमिशन नहीं हो रहा है वहां से भी होने लगेगा। तो जो अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, इससे तो आने वाले समय में ये परिस्थिति और भी क्या हो जाएगी, विकट हो जाएगी। सतह के तापमान में होने वाले वृद्धि का दर और बढ़ जाएगा। सोचिए, इसलिए यह क्वेश्चन भूगोल वैकल्पिक विषय में ही पूछा गया और सामान्य अध्ययन में भी ये प्रश्न दोबारा किया गया, इसलिए कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी मानव ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को बढ़ा रहा है, और मानव जो है जहां एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को बढ़ा रहा है, वहीं ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो नेचर में जो प्रोसेस नहीं होना चाहिए, प्रकृति में जिस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए, अगर वो होने लगेगी तो इससे तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। अब सोचिए आपने क्या किया, जितनी बातें मैंने बता दी, पहले इसको आप पॉइंट फॉर्म में अरेंज कर लीजिए, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको भी मैंने दिया कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों एक पर्यावरणीय समस्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर टिप्पणी करें, ना कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट करें। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव पर टिप्पणी करते समय हम स्थल मंडल, जल मंडल और तुषार मंडल के तापमान में होने वाली वृद्धि से किस प्रकार के परिवर्तन होंगे वहां तक अपनी बातों को सीमित करेंगे। और इसी में फर्दर अगर स्पेसिफिक पॉइंट की बात करें तो आज के समय में ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जहां एक तरफ ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय चक्रवात की फ्रीक्वेंसी
आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है। यह एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप यहाँ पर चाहें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन से जोड़कर इलैबोरेट कर सकते हैं, विस्तार में बता सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आपको समझना है उसमें महासागर में जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप में जो परिवर्तन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं एक टॉपिक ये भी है, एमॉक अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसके बारे में अभी आगे मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के रूप में डिस्कस करूंगा कि आखिर अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या है। उसके बाद एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन ENSO, तो एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन क्या है, साथ में इंडियन ओशियन डाइपोल यानी IOD क्या है, मेडन-जूलियन ऑक्सीलेशन, यह क्या है, यानी MJO। तो ध्यान दीजिए, एमॉक, ENSO, IOD और MJO कुछ ऐसे आज के समय डिस्कशन के टॉपिक हो गए हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए भी समझना आवश्यक है, क्योंकि इन सब के कारण जहां मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन होगा, वहीं इन सब के कारण आपको यह भी समझना है कि किस प्रकार भारत की मॉनसूनी जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। अब आप सोचिए कि स्पेसिफिक टॉपिक है, जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते समय आपने मॉनसून के मैकेनिज्म को समझा था कि मॉनसून की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए, भारत में किस समय दक्षिण पश्चिम मॉनसून पवन के द्वारा कहां कहां वर्षा होती है, कब मॉनसून की पवनों का निवर्तन होता है, ठंड के समय भारत की जलवायु दशाएं कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको यह भी देखना है कि जो ये महासागर में अगर जलधाराओं के समान प्रतिरूप में परिवर्तन हो रहा है और उसके साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं, तो इनका इनसे क्या रिलेशन है। तो ये तो आप समुद्र विज्ञान में पढ़े हैं। अब जलमंडल का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और वायुमंडल का स्थल मंडल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, एक अलग विषय है। उसके बाद देखिए, अगर आप इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो परिवर्तन हो रहा है, यानी इसको कारण होने वाले प्रतिकूल परिवर्तन की बात करें, एडवर्स कंडीशन की, तो ये सब प्रतिकूल परिवर्तन है, क्योंकि इनसे समस्याएं उत्पन्न होंगी। और वहीं पर अगर इसके अलावा जैविक समुदाय की बात करें जलमंडल के, तो यहाँ पर कौन सा टॉपिक है, प्रवाल, विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। तो सोचिए, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको अगर विचार करते हैं तो स्पेसिफिक हो गए। तो ग्लोबल वार्मिंग एक जनरल टॉपिक है और उस जनरल टॉपिक एक सामान्य पर्यावरणीय मुद्दा है, और उस जनरल से आपको किधर आना है, स्पेसिफिक पर, और स्पेसिफिक को ले जाकर फिर किससे जोड़ना है, जनरल से, कि अगर इस प्रकार के किस परिवर्तन होते हैं तो इससे स्थल मंडल पे, जलमंडल पे, वायुमंडल पे, जैविक समुदाय पे, मानव समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इनके बारे में विचार करने के पहले हमें यह सोचना है कि क्या केवल ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव के कारण जो काउंटर रेडिएशन
प्रतिलोम विकिरण के दर में वृद्धि हो रही है, प्रतिलोम विकिरण के दर में जो वृद्धि हो रही है वही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, या जो ओजोन डिप्लीटर्स, जो वायुमंडल में ओजोन क्षरक के उत्सर्जन में, इमिशन में होने वाली वृद्धि से जो ओजोन क्षरण हो रहा है वह कैसे ग्लोबल वार्मिंग कारण। यानी अभी समझने के लिए अगर प्रश्न पूछ दिया कि जो पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है तो क्या उसका कारण केवल काउंटर रेडिएशन के दर में होने वाली वृद्धि ही है, यानी केवल जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता जा रहा है वही है, या कोई और भी कारण है? तो कहेंगे नहीं, ओजोन डिप्लीटर्स उन्हें कहते हैं जिनसे ओजोन मंडल जो है, ओजोन मंडल में ओजोन गैस का क्षरण हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हमें यह देखना है कि आखिर ओजोन क्षरण क्यों हो रहा है और ओजोन क्षरण ग्लोबल वार्मिंग के लिए कैसे उत्तरदायी। फिर हमें यह भी विचार करना है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन या सल्फर के ऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, इमिशन का दर जो है उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि से, होने वाली वृद्धि से जो वर्षा की अम्लीयता में वृद्धि हो रही है, यानी अम्लीय वर्षण हो रही है, उसका इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का कैसे कारण है, यह तो अभी तक के डिस्कशन से आप समझ गए। अब यह भी समझना है कि वर्षा की अम्लीयता में वृद्धि होने से भी तो वर्षा की जो अपनी विशेषताएं हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी तो जलवायु परिवर्तन का एक कारण होगा। तो अगर प्रश्न पूछेगा जलवायु परिवर्तन के कारण को बताएं तो इसके लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को बताना है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि प्रश्न आया कि जलवायु परिवर्तन के कारण को स्पष्ट करें तो पहले हमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को बताना है और फिर उसके बाद वर्षा की अम्लीयता में होने वाली वृद्धि को बताना है। ये दोनों ही जलवायु परिवर्तन के कारण है। अगर प्रश्न पूछा ग्लोबल वार्मिंग के कारण को बताइए तो अब तक के डिस्कशन के द्वारा आप ये समझ चुके हैं कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में होने वाली वृद्धि से काउंटर रेडिएशन क्यों बढ़ता जा रहा है और काउंटर रेडिएशन के बढ़ने से पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में कैसे वृद्धि होगी। लेकिन अगर सिर्फ आप यहीं तक अपने आंसर को सीमित कर देंगे तो आप अधूरा जवाब दे रहे हैं। आपको ये भी बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ओजोन डिप्लीशन कैसे कारण है। तो हमें अब डिस्कशन में आगे क्या बढ़ना है, डिस्कशन में हमें यह विचार करना है कि किस प्रकार ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लीशन ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। उसके पहले हमें यह देखना है कि आखिरकार एक भूमिका बनानी होगी, आखिर ये जो ओजोन गैस है, ये ओजोन गैस मिलेगा कहाँ, ये ओजोन मंडल है कहाँ पर, साथ में ओजोन गैस का हमारे लिए क्या महत्व, यानी पर्यावरण की दृष्टि से ओजोन मंडल का क्या महत्व। क्योंकि जब तक हम ओजोन मंडल के पर्यावरणीय महत्व को नहीं समझेंगे, इसके पारिस्थितिकी महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक हम ये क्यों विचार करेंगे कि ओजोन का डिप्लीशन क्यों हो रहा है। तब हमें यह विचार करना होगा कि आखिर ओजोन मंडल में ओजोन गैस का फॉर्मेशन कैसे होता है और साथ में ओजोन का विघटन कैसे होता है। तो ओजोन के निर्माण, ओजोन के विघटन के साथ हमें यह देखना होगा कि आखिर ओजोन गैस का डिप्लीशन क्यों हो रहा है और उसके लिए मानव कैसे उत्तरदायी है। क्योंकि कारण पक्ष पर विचार किए बिना हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। लेकिन समस्याओं का समाधान करने के पहले आम आदमी यही जानना चाहता है कि आखिर समस्या क्या है, हम इसे एक समस्या कह रहे हैं। तो किसी ओजोन डिप्लीशन एक पर्यावरणीय समस्या क्यों है, इसके लिए हमें इसके इम्पैक्ट को बताना होगा कि ओजोन गैस की मात्रा में आने वाली कमी से किस प्रकार हमारे सामने अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न होंगी। जब उसे ये समझ में आएगा समस्याएं कि अच्छा ये समस्या है, तब वो कहेगा कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें
क्या करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ओजोन गैस क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से इसका क्या महत्व है, आखिर वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण ओजोन मंडल में ओजोन का निर्माण होता है और ओजोन का विघटन होता है, और किस प्रकार मानव अपनी गतिविधियों के द्वारा ओजोन क्षरण की समस्या को उत्पन्न किया है, और ओजोन क्षरण एक पर्यावरणीय समस्या कैसे है और इन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रश्न किया जाए या आपके सामने प्रश्न है कि आखिरकार ओजोन जो है ये है क्या, तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से निर्मित यह एक गैस है, और समतापमंडल के जिस परत में ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है, यदि हम क्षोभ सीमा से ट्रोपोपॉज से ऊपर की परतों में जाएंगे यानी समतापमंडल में, तो जहां ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है उसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। यानी ओजोन मंडल समतापमंडल में एक ऐसी परत है जहां ओजोन गैस का कंसंट्रेशन सबसे अधिक होता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये ओजोन गैस पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। तो सामान्यतः अगर आप यह प्रश्न किसी से पूछेंगे तो उसका एक सीधा जवाब होगा कि ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और पृथ्वी की सतह पर जाने से रोकता है। यानी ओजोन गैस के द्वारा पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणों की तीव्रता कम होती है। अगर उससे आप एक स्टेप और आगे बढ़कर प्रश्न करेंगे तो ठीक है, पराबैंगनी किरणों की इंटेंसिटी अगर कम होती है तो इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो हो सकता है यह जवाब दे कि मानव को त्वचा कैंसर से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। हो सकता है वो यह भी कहे कि मोतियाबिंद से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। और एक स्टेप आगे अगर आप पूछिएगा तो कहेगा कि पराबैंगनी किरणों की इंटेंसिटी के कम होने के कारण ही सतह का तापमान भी नियंत्रित रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि ओजोन गैस के द्वारा यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होने के कारण ही समतापमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। यानी क्षोभ मंडल से जब हम ऊपर की परतों में जाते हैं तो तापमान कम होने की बजाय अधिक हो जाता है। तो एक प्रश्न का यहाँ जवाब मिल जा रहा है कि आखिरकार किन कारणों से समतापमंडल का तापमान अधिक हो जाता है। तो यहाँ एक कारण एकदम स्पष्ट है कि ओजोन गैस के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होने के कारण ही समतापमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। इसलिए ही जहां पृथ्वी की सतह से क्षोभ सीमा तक जाने पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है, वहीं क्षोभ सीमा के बाद समतापमंडल में जाने पर ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होने लगती है। और जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं कि जब सामान्य नियम के विपरीत ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि होने लगती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं तापीय विलुमता, थर्मल इन्वर्जन। क्योंकि अगर आप समतापमंडल से फिर अगर मध्यमंडल की ओर जाएंगे तो फिर से ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आने लगती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि समतापमंडल में ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण नहीं होता तो समतापमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण नहीं होता। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण नहीं होने पर समतापमंडल का तापमान भी अधिक नहीं होता। अगर समतापमंडल का तापमान क्षोभ मंडल की अपेक्षा अधिक नहीं होता तो क्षोभ मंडल और समतापमंडल के मध्य तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यानी इससे आप क्या समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्षोभ मंडल और समतापमंडल के मध्य जो तापीय विलोमता की स्थिति बनी रहती है वह ओजोन गैस के द्वारा पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण ही होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या कहेंगे कि यदि
यहाँ पर समतापमंडल की यह परत नहीं होती, यहाँ तापीय विलोमता नहीं होती, तो मौसम में होने वाले परिवर्तन, यानी जब हवाएं ऊपर उठती हैं गर्म होकर या सतह से ऊपर जाने के बाद वो क्षोभ सीमा से डाइवर्ज हो जाती हैं, वह क्षोभ मंडल तक इसलिए भी सीमित रहता है क्योंकि क्षोभ मंडल और समतापमंडल के मध्य तापीय विलोमता की स्थिति बनी रहती है। तो कह सकते हैं कि ओजोन गैस के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होने के कारण न केवल समतापमंडल के तापमान में वृद्धि होती है बल्कि क्षोभ मंडल और समतापमंडल के मध्य तापमान या मध्य तापीय विलोमता के कारण, थर्मल इन्वर्जन के कारण ही, तापीय विलोमता के कारण ही मौसम में परिवर्तन या मौसम में होने वाले परिवर्तन कहाँ तक सीमित रहते हैं? क्षोभ मंडल तक सीमित रहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यदि आपसे यह प्रश्न करे कि मौसम में होने वाले परिवर्तन का संबंध क्षोभ मंडल से ही क्यों होता है, तो उसका यही एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि इसकी जगह आप अगर से यह प्रश्न किया जाता है तो आप कह सकते हैं कि पहला कारण तो ये है कि यानी क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन या क्षोभ मंडल में होने वाले मौसम परिवर्तन के कारण में या के कारणों में एक कारण है जलवाष्प की उपलब्धता, क्योंकि वायुमंडल के जिस परत में जलवाष्प अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं वह है क्षोभ मंडलीय परत। दूसरा कारण है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय परिसंचरण, और वायुमंडलीय परिसंचरण क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इसका सबसे बड़ा कारण है क्षोभ मंडल और समतापमंडल के मध्य तापीय विलोमता। तो ध्यान दीजिए, दो यहाँ प्रश्न आपके सामने आप पूछे जा सकते हैं या दो प्रश्न बनते हैं जो आप पीटी के लेवल पर या इंटरव्यू के लेवल पर आपसे पूछे जाएं कि भाई यह बताइए कि ओजोन गैस का समतापमंडल में सर्वाधिक संकेंद्रण होने के कारण पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बात तो स्पष्ट हो जा रही है कि इस ओजोन गैस के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होने के कारण केवल समतापमंडल के तापमान में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि इसके कारण क्षोभ मंडल और समतापमंडल के मध्य तापीय विलोमता की स्थिति बने रहने से मौसम में होने वाले परिवर्तन क्षोभ मंडल तक सीमित रहते हैं। यह एक पॉइंट हुआ जो आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर आपसे प्रश्न किया गया कि भाई और क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है जो सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं ओजोन गैस के द्वारा यूवी रेज का अवशोषण होने के कारण ही पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणों की इंटेंसिटी, किरणों की तीव्रता में कमी आती है, जिससे सतह का तापमान नियंत्रित रहता है। अब ध्यान दीजिए, अब मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कहेंगे मानव को त्वचा कैंसर। तो ये तो हो गया कि पराबैंगनी किरणों की इंटेंसिटी के बढ़ने से क्या होगा। यहाँ पर अगर आपसे कहा जा रहा है कि ओजोन गैस के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होने से क्या होता है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ क्यों बताएंगे या यहाँ क्यों मेंशन करेंगे कि पराबैंगनी किरणों के
पराबैंगनी किरणों की तीव्रता बढ़ने से, यानी ओजोन गैस का क्षरण होने पर पृथ्वी की सतह पर जब पराबैंगनी किरणों की तीव्रता बढ़ेगी तो उससे इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि यदि आपको इंट्रोडक्शन के रूप में एक सामान्य परिचय देना है तो पहला पॉइंट तो यही समझ में आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति सबसे पहले यही जानना चाहेगा कि आखिरकार इस वायुमंडल में ओजोन गैस का कंसंट्रेशन कहाँ होता है। दूसरा वो क्या जानना चाहेगा, यह ओजोन गैस हमारे लिए उपयोगी कैसे, यानी इन्वायरमेंट की दृष्टि से उपयोगी कैसे। तो ये 2 पॉइंट आपने यहाँ पर एकदम टू द पॉइंट आप कह सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से निर्मित ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण समतापमंडल के जिस परत में होता है उसे ओजोन मंडल कहते हैं। ये पहला लाइन हुआ। दूसरा लाइन, ओजोन मंडल में ही या इसी परत में ओजोन गैस के द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होने से केवल समतापमंडल के तापमान में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि क्षोभ मंडल और समतापमंडल के मध्य तापीय विलोमता की स्थिति बने रहने के कारण मौसम में होने वाला परिवर्तन क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। ये सेकंड पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट कि पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणों की तीव्रता कम होने के कारण ही तापमान भी क्या रहता है, तापमान भी नियंत्रित रहता है। ये हो गया ओजोन गैस का महत्व। तो इंट्रोडक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में अगर आप इस प्रकार की बातें कह रहे हैं तो साथ में आप इंट्रोडक्शन में ही या सामान्य परिचय देते समय ओजोन निर्माण की प्रक्रिया, के साथ ओजोन विघटन की प्रक्रिया, ओजोन विघटन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं। यानी यह समझाना आपके लिए आवश्यक है कि ओजोन निर्माण और ओजोन विघटन की प्रक्रिया प्रकृति के अनुरूप होने वाली सामान्य रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। यानी वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है इसका पराबैंगनी किरणों के कारण ही प्रकाश रासायनिक विघटन होता है, फोटो केमिकल डिसोसिएशन होता है। और प्रकाश रासायनिक विघटन के कारण, फोटो केमिकल डिसोसिएशन के कारण ही यह ऑक्सीजन गैस 2 एटम में चेंज हो जाता है। इस प्रकार के ऑक्सीजन को हम नेसेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन। अब ध्यान दीजिए, नवजात ऑक्सीजन जैसे ही ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में चेंज होता है ये इसकी सक्रियता बढ़ जाती है और यही नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और एक तरफ क्या करता है, ओजोन का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया ओजोन का निर्माण। तो जहाँ एक यह नवजात ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है, वहीं अगर ये दूसरे नवजात ऑक्सीजन की बात करें तो ये ओजोन के साथ यह नवजात ऑक्सीजन रिएक्शन करके, यह जो नवजात ऑक्सीजन है रिएक्शन करके ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल को बनाता है, यानी ओजोन का विघटन करता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर समतापमंडल में ओजोन गैस के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन या निर्माण होता है तो एक मॉलिक्यूल का विघटन भी होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ओजोन निर्माण और ओजोन विघटन की प्रक्रिया प्रकृति के अनुरूप होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। यानी इसमें यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो होती रहती है और इसमें एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। इसमें एक प्रकार का क्या है, संतुलन है। क्योंकि इमेजिन कीजिए कि अगर केवल ओजोन का फॉर्मेशन होता चला जाए तो ओजोन मंडल की मोटाई क्या होती जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ओजोन का विघटन भी होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया इंट्रोडक्शन। आपने ओजोन के बारे में एक सामान्य परिचय दे दिया कि भाई ओजोन मंडल क्या है, ओजोन गैस का इन्वायरमेंट की दृष्टि से क्या महत्व है, ओजोन फॉर्मेशन और ओजोन विघटन जो है ये दोनों में किस प्रकार संतुलन बना रहता है। लेकिन मुद्दा क्या है, मेन टॉपिक क्या है कि आखिर ओजोन का क्षरण होता कैसे है,
कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, यानी हमें स्पष्ट किसे करना है, ओजोन क्षरण के कारण को स्पष्ट करना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि मानव जनित गतिविधियों के कारण वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैस का उत्सर्जन होता है, जिसे आप ओजोन क्षरक कह सकते हैं, ओजोन डिप्लीटर्स, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहते हैं। तो अगर मानव जनित गतिविधियों के कारण वायुमंडल में इस प्रकार के ओजोन क्षरक का उत्सर्जन होता है और यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसी भी प्रकार से समतापमंडल में अगर प्रवेश कर जाता है, तो समतापमंडल में जब ये प्रवेश करता है तो पराबैंगनी किरणों के कारण ही फोटोकेमिकल डिसोसिएशन होता है, प्रकाश रासायनिक विघटन होता है, फोटोकेमिकल डिसोसिएशन। इस प्रकाश रासायनिक विघटन की प्रक्रिया से कहीं ना कहीं इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से यह क्लोरीन टूटकर अलग हो जाता है। जैसे ही क्लोरीन टूटकर अलग होता है तो ये सक्रिय हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन ही क्यों टूटा, फ्लोरीन टूटकर क्यों नहीं अलग हुआ। तो ये साइंस की बात होगी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन से अधिक होती है। तो फ्लोरीन की जगह पर क्लोरीन के टूटकर अलग होने की संभावनाएं भी क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि फ्लोरीन जो है कार्बन को अपनी ओर खींच के रखता है और क्लोरीन कार्बन से आसानी से अलग नहीं होता है। फ्लोरीन कार्बन को अपनी ओर खींच के रखता है और फ्लोरीन कार्बन से आसानी से अलग नहीं होता है, वहीं क्लोरीन टूटकर अलग हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यह जो क्लोरीन है, यह क्लोरीन सबसे पहले ओजोन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और ओजोन गैस के साथ जब यह रासायनिक अभिक्रिया करता है तो इससे क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, ओजोन का विघटन हो गया। तो कह सकते हैं ना, यह इस प्रक्रिया में ओजोन का विघटन होता है। अब जब ओजोन का विघटन हो रहा है तो विघटन के साथ साथ कहीं ना कहीं ये क्लोरीन जो मोनोऑक्साइड है यह फिर से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करता है किससे, तो ये रिएक्शन करता है नवजात ऑक्सीजन से, और नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यह क्लोरीन फिर से क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्लोरीन में चेंज कर जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बन जाता है। अब सोचिए, वह नवजात ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है, अगर वही नवजात ऑक्सीजन क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ओजोन निर्माण के दर में क्या होगी, कमी आएगी। तो इमेजिन कीजिए, अगर ओजोन निर्माण के दर में कमी आएगी, यानी ओजोन का फॉर्मेशन का रेट कम हो रहा है। इस रिएक्शन पर वापस जाकर देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में आपने क्या देखा था कि यह नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ओजोन बनाया। अब ये नवजात ऑक्सीजन अपना कार्य छोड़कर अगर ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर गया तो ओजोन बनना चाहिए उसकी जगह ओजोन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो एक तरफ ओजोन का विघटन हो रहा है, यानी ओजोन का विघटन हो रहा है, तो ओजोन विघटन के दर में वृद्धि हो रही है, और ओजोन निर्माण के दर में क्या हो रही है, कमी आ रही है। क्योंकि ओजोन विघटन के दर में क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि फिर से वापस इस रिएक्शन पे आ जाइए। ओजोन विघटन की प्रक्रिया, ओजोन विघटन का कार्य कौन करता है, नवजात ऑक्सीजन करता है, और नवजात ऑक्सीजन के साथ अब इस विघटन का कार्य कौन करने लगा, क्लोरीन भी करने लगा। तो पहले जो ओजोन के विघटन का कार्य था वो केवल नवजात ऑक्सीजन तक सीमित था, अब उस कार्य को नवजात ऑक्सीजन के साथ साथ क्लोरीन भी करने लगा, तो ओजोन विघटन का दर क्या हो गया, बढ़ गया, और ओजोन निर्माण का दर यहाँ कम हो गया। तो अब सोचिए कि मानव जनित गतिविधियों के कारण यदि
वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन डिप्लीटर्स का उत्सर्जन होगा, तो केवल वायुमंडल प्रदूषित ही नहीं होगा, बल्कि इस प्रकार के उत्सर्जक के समतापमंडल में प्रवेश करने पर जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन टूटकर अलग होगा, तो यह जहां एक तरफ ओजोन के विघटन के दर को बढ़ाएगा, वहीं ओजोन निर्माण के दर को कम करेगा। और फिर से यह क्लोरीन जो है, यह क्लोरीन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, क्योंकि यह क्लोरीन फिर से फ्री स्टेट में आ गया। इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं कि यह जो रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रियाएं हो रही हैं, यह एक चक्र के समान उस समय तक चलती रहेगी जब तक यह क्लोरीन समतापमंडल से वापस क्षोभ मंडल में नहीं आ जाए। तो इमेजिन कर सकते हैं कि एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन डिप्लीटर्स के मॉलिक्यूल का समतापमंडल में प्रवेश करने पर अगर एक चक्र के समान रासायनिक अभिक्रिया के कारण ओजोन विघटन के दर में वृद्धि और ओजोन निर्माण के दर में कमी आएगी, तो इससे ओजोन गैस की मात्रा क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। यही ओजोन क्षरण का कारण है। तो आप यहाँ ये जो नाम क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो चाहें तो आप इस केमिकल सिंबल का यूज करने की बजाय आप क्लोरीन लिख सकते हैं, ओजोन लिख सकते हैं, क्लोरीन मोनोऑक्साइड लिख सकते हैं, ऑक्सीजन गैस लिख सकते हैं, क्लोरीन मोनोऑक्साइड नवजात ऑक्सीजन लिख सकते हैं, और आप इस रिएक्शन को दिखाकर अपनी बातों को कह सकते हैं, यानी समझा सकते हैं कि ओजोन का क्षरण क्यों हो रहा है या ओजोन का क्षरण क्यों हो सकता है। और आप चाहें तो अब देखिए, आपके ऊपर है कि आप अपने आंसर को कितना प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो यदि आप चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि यदि यह क्षोभ सीमा है, यह क्षोभ सीमा है ट्रोपोपॉज, और इस ट्रोपोपॉज के बाद जो है ये समतापमंडल है में ओजोन मंडल है। तो ऐसा आप दिखा दीजिए, डिफरेंट पिक्चोग्राफी कर सकते हैं। और उसके बाद अल्ट्रा UVA, UVB, UVC यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के A, B और C 3 अलग अलग प्रकार के फ्रीक्वेंसी यानी तीव्रता वाले पराबैंगनी किरण जो है किधर आते हैं? सतह की ओर आते हैं। ये साइंस है जिसमें ओजोन गैस जो है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरण होते हैं उनको रोक कर सतह पर आने से, यानी उन्हें अवशोषित करके सतह पर आने से क्या करता है? रोकता है। और जो अल्ट्रावायलेट रेज A और B है, जिनकी इंटेंसिटी यानी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वो फिर भी सतह पर आते हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। तो खुद सोचिए कि अगर आपसे कहा जाए तो जो लघु तरंग विकिरण के रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, अगर पृथ्वी को जो सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उनमें से कुछ लघु तरंग विकिरण यानी पराबैंगनी विकिरण सतह की ओर भी आते हैं जो हानिकारक नहीं होते। आप सोचिए, एक तरफ अभी मुद्दा है हमारे सामने कि ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है, तो इसी पर हम फोकस करेंगे। जब अगर प्रश्न करेगा कि ओजोन डिप्लीशन के साथ अगर क्षोभ मंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ने लगे, तो एक अलग तरह की प्रक्रिया है। इसके कारण फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। स्मॉग यानी स्मोक और फॉग को एक साथ स्मॉग कहते हैं, धूम कोहरा। तो लेकिन हमें क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। इन्वायरमेंट में हमेशा ये समझना है कि जितना प्रश्न की आवश्यकता हो, जो प्रश्न की मांग हो, उसी की पूर्ति करनी है। नहीं तो आंसर पढ़ने वाला व्यक्ति इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि वह यह नहीं जानना चाहता है कि आप कितनी जानकारी रखते हैं। वह यह जानना चाहता है कि क्या आप प्रश्न को समझ गए कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। और अगर आप प्रश्न समझ गए हैं तो आपकी जितनी भी जानकारी है उसके आधार पर आप पूछे गए प्रश्न का जवाब दीजिए। तो अगर कोई प्रश्न पूछे कि ओजोन डिप्लीशन के कारण को स्पष्ट कीजिए, तो बहुत हो सकता है तो आप एक इंट्रोडक्शन के रूप में 2 लाइन में लिख सकते हैं कि ओजोन विघटन और ओजोन निर्माण और ओजोन विघटन की प्रक्रिया जो है प्रकृति के अनुरूप होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया, इसमें एक प्रकार का संतुलन होता है। और फिर जो वो पूछ रहा है उस पर आ जाएंगे, और वो भी आप इंट्रोडक्शन में किसकी बात कर रहे हैं?
इंट्रोडक्शन में आप उसकी बात कर रहे हैं जो ओजोन डिप्लीशन से जुड़ी हुई बात है, क्योंकि आप ओजोन डिप्लीशन को समझाने के पहले यानी ओजोन क्षरण के कारण को स्पष्ट करने के पहले आपको कहीं ना कहीं तो बताना होगा ना कि ओजोन गैस बनता कैसे है और ओजोन का विघटन कैसे होता है। तभी तो आप समझा पाएंगे कि किसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन के टूटने से कैसे फिर वही प्रक्रिया जो पहले से रासायनिक परिवर्तन होता है उसका दर बढ़ जाता है। तो ऐसे आप डायग्राम दिखा सकते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। अगर प्रश्न हमें फोकस करना है समताप मंडल में और क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है, तो हम डायग्राम में समताप मंडल तक को दिखाएंगे और आंसर को दिखाना स्पष्ट करना चाहेंगे कि क्या कैसे ओजोन मंडल में ओजोन गैस वो कर रहा है बहुत हो। तो आप चाहें तो ओजोन के प्रोडक्शन को आप पिक्चोग्राफिक भी बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन गैस है, इसका क्या हो गया, फोटोकेमिकल डिसोसिएशन हुआ, नवजात ऑक्सीजन बना। 2, यह नवजात ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन किया, ओजोन बना दिया। दूसरा, यह नवजात ऑक्सीजन ओजोन के साथ रिएक्शन किया और ऑक्सीजन गैस में इसे चेंज कर दिया, 2 ऑक्सीजन का गैस का मॉलिक्यूल हो गया। आप ऐसे डायग्राम दिखा दीजिए, यानी कि प्रकृति के अनुरूप कैसे ओजोन का निर्माण होता है और कैसे ओजोन का विघटन होता है। और उसी के साथ आप चाहें तो यहाँ पर आप ओजोन क्षरण के कारण को भी डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं, रिएक्शन को, कि कैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के आने से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के समतापमंडल में प्रवेश करने पर यह ओजोन निर्माण के दर में कमी और ओजोन विघटन के दर में वृद्धि होगी। तो इससे क्या हो गया, आपने इंट्रोडक्शन देते समय आप उसे भी क्या कर रहे हैं, पूछे गए प्रश्न के साथ कंपेयर करके बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय आप एक ऐसे आप कह सकते हैं एरा में हैं जहां गूगल सर्च इंजन में कोई भी इंफॉर्मेशन को चाहिएगा तो टाइप कीजिएगा तो आपको उससे संबंधित दुनिया भर की बातें जानने को मिल जाएंगी। इसलिए आज के समय में कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि जो उसके प्रश्न हैं उनका जवाब उसे मिल जाए, ना कि उसे आप ज्ञान देने लगिए। तो यह हमेशा ध्यान रखकर चलना है। अब एक प्रश्न ये भी होगा कि अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो ओजोन क्षरण के कारण, ओजोन डिप्लीशन के कारण अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर के ऊपर ओजोन होल का निर्माण हुआ, ओजोन छिद्र का निर्माण हुआ है। यह ध्यान रखिएगा कि यह एक सिंबॉलिक वर्ड है। होल का मतलब ऐसा नहीं कि कोई ओजोन मंडल में होल बन गया है, बल्कि ओजोन गैस की मात्रा के कम होने के कारण जो ओजोन मंडल की औसत मोटाई में कमी आती है उसे ओजोन होल का नाम दिया। तो अब प्रश्न 2 आपके सामने है। एक प्रश्न है कि ओजोन क्षरण की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, तो जवाब इसका अगर मिला कि ओजोन क्षरण की प्रक्रिया के कारण ही अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर के ऊपर ओजोन होल बन गया है, तो आगे अगला प्रश्न यह उठेगा कि आखिर ये ओजोन होल यहीं क्यों बना है और उसमें भी अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल का आकार बड़ा क्यों है। उसके बाद अगर प्रश्न बनता है तो यह प्रश्न बनता है कि ओजोन होल, ओजोन छिद्र के आकार के बड़ा होने पर यदि पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणों की तीव्रता में वृद्धि होगी तो हमारे सामने किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। यानी ओजोन क्षरण किस प्रकार एक पर्यावरणीय समस्या है। ये दूसरा प्रश्न बना। तीसरा है कि आखिर वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन डिप्लीटर्स का इमिशन क्यों होता है। तो ओजोन डिप्लीटर्स के इमिशन के कारण पर हम क्यों विचार करें, उस पर तो विचार कब करेंगे, जब यह प्रश्न होगा कि कैसे हम ओजोन क्षरक के उत्सर्जन के दर को कम करें। तब हमें देखना होगा ना कि आखिर ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसों का उत्सर्जन
किन कारणों से होता है, और उसके बाद ही तो हम उन कारणों पर विचार करके ये सुझाव देंगे कि हमें उसकी जगह पर क्या करना चाहिए। और चौथा प्रश्न क्या बनेगा कि ओजोन क्षरण के प्रभाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार के प्रयास किए गए। यही 4 अलग अलग प्रश्न हैं। तो उसमें पहला प्रश्न जो है कि ओजोन क्षरण के कारण अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, हालांकि इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ओजोन क्षरण एक पर्यावरणीय समस्या क्यों है, एक पर्यावरणीय समस्या क्यों है। क्योंकि यह प्रश्न जो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि यह एक पर्यावरणीय समस्या क्यों है, तभी वो इसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि वो किस प्रकार इस प्रकार ओजोन क्षरण से संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं के प्रभाव को कम करें। तो चलिए पहले प्रश्न पर विचार करते हैं, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। ऑफलाइन क्लासेज में ये टॉपिक जैसे मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता था, जब तक मैं समझाता था कि ओजोन मंडल किसे कहते हैं, तब तक कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होकर एक क्वेश्चन कर लेता था कि सर ओजोन होल अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर के ऊपर क्यों बन रहा है। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि कई लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है। कई लोग तो यहाँ तक कर देते हैं कि ओजोन मंडल की औसत मोटाई कितनी है, ओजोन मंडल को सतह पर अगर हम ले आएँ तो उसका कितना परसेंट जो है, कितने क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। तो इस तरह की तथ्यात्मक बातों पर विचार कब करते हैं, जब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको लगे कि अब आप किसी भी व्यक्ति को कॉन्सेप्ट के लेवल पर आप न केवल खुद को क्लियर रखे हुए हैं बल्कि उसे भी आसानी से समझा पाएंगे। तभी तो आप ऑटोमेटिक तथ्यों को आधार बनाकर ये बता सकते हैं कि कौन से तथ्य का आपका कितना महत्व है। तो चलिए पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर आपने मौसम विज्ञान का अध्ययन किया है तो मौसम विज्ञान का अध्ययन करते समय आपने देखा है कि इक्वेटर और पोल के बीच में 3 कोशिकाओं के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है, हैडली, फेरल और पोलर कोशिका। तो अब यहाँ जो सबसे पहला प्रश्न है कि मानव समुदाय तो इस आर्कटिक महासागर के पास नहीं रहते, अंटार्कटिका में नहीं रहते, तो जहाँ मानव जनित गतिविधियाँ अधिक होंगी वहीं तो पॉल्यूशन होगा। तो पॉल्यूशन निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में हो रहा है और प्रभाव इसका उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निम्न अक्षांशीय प्रदेश से ध्रुवों की ओर स्थानांतरण कैसे होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यानी ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के कारण, परिसंचरण के कारण ही ओजोन क्षरक का विषुवत रेखीय क्षेत्र से या निम्न अक्षांशीय प्रदेश से, विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर स्थानांतरण होता है। एक प्रश्न का जवाब मिल गया, पहला पॉइंट है ध्रुवों की ओर स्थानांतरण होता है। अब यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि इक्वेटर और पोल के बीच में जो हीट का ट्रांसफ़र इन 3 कोशिकाओं के द्वारा होता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इक्वेटर और पोल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस। और यह डिफरेंस कब होता है? ठंड के समय होता है। तो कह सकते हैं ना, सेकंड पॉइंट क्या कहेंगे कि शीत ऋतु के समय थर्मल ग्रेडियंट, तापीय प्रवणता अधिक होने के कारण
प्रवणता अधिक होने के कारण प्रदूषकों के स्थानांतरण का दर भी क्या होता है? प्रदूषकों के स्थानांतरण का दर भी अधिक होता है। ये सेकंड पॉइंट आपने इलैबोरेट कर दिया। और इलैबोरेट करना हो तो आप ये भी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंडों का अभाव होने के कारण वायुमंडलीय परिसंचरण की इंटेंसिटी अधिक होती है, यानी इसकी तीव्रता अधिक होती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के क्षेत्र से ध्रुवों की ओर स्थानांतरण, प्रदूषक ओजोन क्षरक का स्थानांतरण अधिक तीव्रता के साथ होता है। तो क्या पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया कि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में प्रदूषकों के स्थानांतरण की तीव्रता भी अधिक होती है। ये सब पॉइंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ कॉपी में नोट करते चलिए पॉइंट फॉर्म में, यानी 2-3 पॉइंट यहाँ क्लियर हो जा रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले प्रश्न यह है कि आखिरकार ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पॉल्यूटेंट्स, ओजोन क्षरक, ये अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर के क्षेत्र में पहुंचते कैसे हैं? तो इसका जवाब मिल गया कि ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण ही ये प्रदूषक विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाते हैं। और चूंकि वायुमंडलीय परिसंचरण की इंटेंसिटी शीत ऋतु के समय ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होती है, तो शीत ऋतु के समय और दक्षिणी गोलार्ध में प्रदूषकों के स्थानांतरण की तीव्रता भी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो इससे एक जवाब तो मिल गया कि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे पॉल्यूटेंट्स वायुमंडल में जाएंगे तो उनके दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाने की संभावनाएं क्या होंगी? अधिक होंगी। तो आप कहेंगे कैसे? इधर वाले प्रदूषक इधर कैसे जाएंगे? तो आपने ये भी मौसम विज्ञान में पढ़ा है, समझा है कि प्रेशर बेल्ट और विंड बेल्ट का क्या होता है? शिफ्टिंग होता है। और शिफ्टिंग होने के कारण जो है अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का प्रभाव भी उसी अनुसार चेंज होता रहता है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, अगर ये उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक इंटेंसिटी के साथ जाएंगे तो गर्मी की अपेक्षा ठंड के समय इनके स्थानांतरण की इंटेंसिटी अधिक होगी, यानी ओजोन क्षरक का विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर स्थानांतरण का प्रभाव जो है ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु के समय अधिक होगा और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक होगा। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ओजोन क्षरक ध्रुवीय प्रदेश में या ध्रुवीय क्षेत्र में क्षोभ मंडल से समताप मंडल, क्षोभ मंडल से समताप मंडल में कैसे प्रवेश करते हैं? तो ध्यान दीजिए, यह भी आपने मौसम विज्ञान का अध्ययन करते समय समझा है कि ध्रुवीय क्षेत्र में शीत ऋतु के समय समताप मंडल के नीचे की परतों में ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। और ये जो ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम है, इमेजिन कीजिए कि अगर ये ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति भी ठंड के समय हो रही है
और समतापमंडल के नीचे की परतों में हो रही है, तो समझ सकते हैं कि अगर समतापमंडल के नीचे की परतों में इस जेट स्ट्रीम की अगर उत्पत्ति हो रही है तो कहीं ना कहीं इस जेट स्ट्रीम के कारण जो प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषक है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इस जेट स्ट्रीम के साथ साथ क्षोभ मंडल से समतापमंडल में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि समतापमंडल में ध्रुवीय प्रदेश में यह प्रदूषक सतह की ओर क्यों नहीं आ पाते हैं, ये क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में क्यों रहते हैं, उसके पीछे भी कारण है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में आपने टॉपिक पढ़ा है तापीय विलोमता, तो ध्रुवीय क्षेत्र में तापीय विलोमता थर्मल इन्वर्जन के कारण, तापीय विलोमता के कारण सतह के समीप ठंडी वायु होती है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर सतह के समीप ठंडी वायु हो, यानी कुछ ऐसी स्थिति हो कि सतह के समीप, ये ध्रुवीय प्रदेश में सतह के समीप ऐसे ठंडी वायु है, तो ठंडी वायु भारी होने के कारण सतह के समीप रहेगी और अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के द्वारा अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में आ रहा है तो ये हल्की वायु है, ये ऊपर की वायु जो है ये तापीय विलोमता के कारण सतह क्यों नहीं आएगी और ये गैस ऊपर ही जमा होता रहेगा। और उसी समय अगर ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति हो जाएगी तो ये जेट स्ट्रीम अपने साथ इस प्रदूषक को लेकर किधर चला जाएगा, समतापमंडल के नीचे की परतों में। उसके अलावा देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में अगर ध्रुवीय भंवर बन जाता है जिसका संबंध भी जेट स्ट्रीम से है, तो ध्रुवीय भंवर के बनने पर भी, क्योंकि जेट स्ट्रीम के शीत ऋतु के समय जो ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम है उसका भी क्या हो जाता है, शीत ऋतु के समय उत्तर की ओर विस्थापन होता है, ध्रुवीय प्रदेश की ओर विस्थापन होता है और ये जो भंवर बनता है ये क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में बनता है। तो ध्रुवीय भंवर के बनने के कारण भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षरक समतापमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो आपको नेचुरल प्रोसेस को पहले महत्व देना है, ये नहीं कि आप यहाँ एक्सप्लेन करने लगे कि ध्रुवीय क्षेत्र में जेट यानों के द्वारा भी प्रदूषक प्रवेश कर जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सब जिसे आपको महत्व देना है जो नेचर में प्रोसेस हो रहा है उसका आप मेंशन कर सकते हैं कि चूंकि समतापमंडल के नीचे की परतों में ही जेट प्लेनें चलती हैं, जेट यानों का आप कह सकते हैं मार्ग होता है, इसलिए जब ये जेट यान समतापमंडल में प्रवेश करती हैं तो इनके कारण भी जो है जो ईंधन जलते हैं, इनके कारण भी जो है जो प्रदूषक निकलते हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो एक बात क्या स्पष्ट हो गई कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्षोभ मंडल से समतापमंडल में कैसे प्रवेश करता है। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट अगर आपको यह क्लियर करना हो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषक किस प्रकार ध्रुवीय प्रदेश में पहुंचते हैं, तो इसका जवाब मिल गया कि ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषकों का या ओजोन क्षरक का निम्न अक्षांशीय प्रदेश से ध्रुवीय प्रदेश की ओर स्थानांतरण होता है। दूसरा जवाब, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु के समय सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण की इंटेंसिटी अधिक होने के कारण प्रदूषकों के स्थानांतरण की तीव्रता भी या दर भी अधिक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि ध्रुवीय प्रदेश में जहां तापीय विलोमता की स्थिति बने रहने के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैस क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में इकट्ठा होते जाते हैं, वहीं ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम के साथ साथ ध्रुवीय भंवर के बनने पर क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों से ओजोन क्षरक या क्लोरोफ्लोरोकार्बन समतापमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। यानी ये पूरी प्रक्रिया कब हो रही है, ठंड के समय। और उसके बाद गर्मी के समय की बात करें तो गर्मी के समय जब ये प्रवेश कर जाते हैं तो कहेंगे वहीं ग्रीष्म ऋतु के समय
समतापमंडल में निर्मित बादलों पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षरक का प्रकाश रासायनिक विघटन की प्रक्रिया होती है। और यहाँ से आप किसको जोड़ देंगे? रिएक्शन को, कि गर्मी के समय समतापमंडल में निर्मित बादलों, अब यहाँ बादलों के नाम को बताने की आवश्यकता नहीं है, समतापमंडल में निर्मित बादलों पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन क्षरक का प्रकाश रासायनिक विघटन प्रारंभ होता है। और फिर कैसे आगे आंसर बढ़ गया कि जिससे क्लोरीन टूटकर अलग होता है, फिर ओजोन से रिएक्शन करता है, ओजोन का विघटन होने लगता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है। वही क्लोरीन मोनोऑक्साइड नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जिससे ओजोन निर्माण के दर में कमी आती है। इसलिए ओजोन क्षरक के कारण ओजोन विघटन के दर में वृद्धि और ओजोन निर्माण के दर में आने वाली कमी से, ओजोन विघटन के दर में वृद्धि और ओजोन निर्माण के दर में आने वाली कमी से ही आज अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर के ऊपर ओजोन मंडल की औसत मोटाई में कमी आ रही है। यदि इसी प्रकार से ओजोन क्षरण की प्रक्रिया होती रही तो न केवल ओजोन छिद्र का आकार बढ़ेगा, बल्कि पराबैंगनी किरणों की तीव्रता बढ़ने से विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो देखिए, आपने ओजोन क्षरण के कारण के साथ साथ आप ये भी बता दिए कि ओजोन क्षरण की प्रक्रिया अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक महासागर के ऊपर ही ध्रुवीय क्षेत्र में क्यों हो रही है और कब हो रही है। आपने ये भी समझाना है कि इसका स्थानांतरण कैसे हो रहा है, यानी कौन सी ऋतु में हो रहा है। अगर उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड के मौसम में अगर ये पॉल्यूटेंट्स उत्तरी ध्रुव में जमा होंगे और समतापमंडल की ओर जाएंगे तो उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण की प्रक्रिया होगी। और जब दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में ठंड का मौसम होगा तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक महासागर के ऊपर ओजोन क्षरण की प्रक्रिया होगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आखिरकार ओजोन क्षरण एक पर्यावरणीय समस्या क्यों है, यानी हमें ओजोन डिप्लीटर्स के उत्सर्जन के दर को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्यों है। तो उसके लिए हमें समस्या ही बताना होगा ना। तो ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए यह एक पर्यावरणीय समस्या क्यों है तो हमें क्या करना होगा, ओजोन क्षरण के प्रभाव पक्ष को स्पष्ट करना होगा। और प्रभाव पक्ष की बात करें तो ओजोन क्षरण के कारण यूवी रेज, पराबैंगनी किरणों की इंटेंसिटी क्या होगी, तीव्रता में वृद्धि होने पर। और वो भी कहाँ पर, ओजोन क्षरण के कारण पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणों की तीव्रता में वृद्धि होने पर सतह के तापमान में होने वाली वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित समस्याएं और भी जटिल हो जाएंगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित समस्याएं और क्यों जटिल हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से जो काउंटर रेडिएशन प्रतिलोम विकिरण के दर में वृद्धि हो रही है वह पृथ्वी की सतह के तापमान में होने वाली वृद्धि का कारण है। लेकिन यदि ओजोन
क्षरण के दर में कमी नहीं आई और ओजोन क्षरण के कारण ओजोन छिद्र का आकार बड़ा होता चला गया, तो एक नया कारण जो है यहाँ ग्लोबल लेवल पर प्रभावशाली हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों की इंटेंसिटी का बढ़ना। और पराबैंगनी किरणों की अगर इंटेंसिटी में वृद्धि होगी तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित समस्याएं क्या हो जाएंगी, और बढ़ने लगेंगी, क्योंकि सतह का तापमान और तेजी से बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि क्या सिर्फ इसका मतलब कि ओजोन क्षरण के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वही और उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी? तो कहेंगे नहीं, इसके अलावा अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, जिसमें सबसे पहले देखिए कि इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप सामान्य विज्ञान की मौलिक समझ रखते हैं तो आपने अध्ययन करते समय यह पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, अगर वो विजिबल रेडिएशन की बात करें, विजिबल रेज की बात करें, और उसमें भी विजिबल रेज में भी यदि हम विबग्योर की बात करें, विबग्योर, तो फोटोसिंथेसिस जो है इस ब्लू और साथ में इस रेड के, ये दो ऐसे तरंग दैर्घ्य के विकिरण होते हैं जिन पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। तो आप समझ सकते हैं अगर हम विजिबल रेज से इधर आते हैं यूवी रेज की ओर, तो कहीं ना कहीं सौर विकिरण की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, और इधर जाएंगे इंफ्रारेड की ओर तो सौर विकिरण की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। तो अगर पराबैंगनी किरणों की तीव्रता बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं सौर विकिरण की तीव्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस रेडिएशन पर फोटोसिंथेसिस प्रभावशाली होता है उससे अधिक फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी सतह को उससे अधिक फ्रीक्वेंसी के विकिरण की प्राप्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण वनस्पति की उत्पादकता में कमी आएगी। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं यदि वनस्पति की उत्पादकता कम होने लगेगी तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब सोचिए अगर पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो इससे आप आगे जितना मर्जी में एलैबोरेट कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होगा। अन्य जो वनस्पति पर आश्रित होने वाले जीव जंतु हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे, जो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के साथ, जैव विविधता में के ह्रास के साथ पर्यावरण के निम्नीकरण का कारण बनेंगे। यानी किस टॉपिक से इसकी लिंक बन गई, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। अब ध्यान दीजिए, तो आपने क्या किया, पहले बताया कि पराबैंगनी किरणों की इंटेंसिटी के बढ़ने पर स्थल मंडल, जलमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है कि इस जैविक समुदाय में सबसे पहले आपने किसकी बात की कि जो इकोसिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो प्राकृतिक वनस्पति, इसकी उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है कि हम अगर अन्य जीव जंतुओं की बात करें तो कह सकते हैं ना कि अगर पराबैंगनी किरणों की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हमारी त्वचा को पेनिट्रेट करते हुए उत्तक को पार करते हुए यदि यह कोशिका में प्रवेश करता है, कोशिका से होते हुए ये कोशिका के नाभिक में प्रवेश करता है और वहाँ जाकर वो डीएनए की संरचना और संगठन में अगर परिवर्तन कर देगा तो वो परिवर्तन कहीं ना कहीं आनुवांशिकी परिवर्तन का कारण बनेगा। तो पराबैंगनी किरणों की तीव्रता में वृद्धि होने पर जैविक समुदाय की आनुवांशिक
संरचना में परिवर्तन के कारण प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी, क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम क्या होगी, कम होगी। प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी। जब प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी तो इससे बायोडायवर्सिटी पर क्या होगा, इससे जैव विविधता का ह्रास हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए, जैव विविधता के ह्रास के यहाँ दो कारण नजर आ गए। एक, इकोसिस्टम में वनस्पति की उत्पादकता के कम होने के कारण भी जो जैविक समुदाय उस वनस्पति पर आश्रित होंगे उनके अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और सीधे जैविक समुदाय की बात करें तो कहेंगे जैविक समुदाय की जब आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन होगा तो जो उसकी इम्यून सिस्टम है, जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता है, जो उसको फाइट करने की क्षमता है, उसमें कमी आने से जैव विविधता का ह्रास होगा। अब वनस्पति भी हो गया, जैविक समुदाय भी हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है कि मानव पर क्या होगा, क्योंकि देखिए यही इन्वायरमेंट होता है कि अगर हम पर्यावरण की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवर्तन कहाँ हो रहा है। तो परिवर्तन वायुमंडल में हो रहा है। और प्रभावित कौन हो रहा है, स्थल मंडल और जल मंडल हो रहा है। पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि हो रही है और वह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को और बढ़ा देगा। उसके बाद जैविक समुदाय, जब इन्वायरमेंट स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, जैविक समुदाय की। तो जैविक समुदाय में पहले हम लोगों ने वनस्पति की बात की, फिर अन्य जीव जंतुओं की। अब आ जाइए, अगर मानव की बात करें तो कहेंगे ना कि मानव समुदाय की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने पर त्वचा कैंसर के साथ, यानी स्किन कैंसर के साथ कैटरेक्ट से संबंधित बीमारियों के होने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो केवल त्वचा कैंसर ही नहीं होगा, बल्कि त्वचा कैंसर के साथ हो सकता है कि मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो जाएं। कैटरेक्ट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो अब ध्यान दीजिए, पहले क्या था, ओजोन क्षरण के प्रभाव के प्रति मानव समुदाय को जागरूक करने के लिए उसे सिर्फ एक प्रकार से डराया जाता था कि अगर हम ओजोन क्षरण के प्रभाव को कम नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद कैटरेक्ट से संबंधित बीमारियां होंगी। उसके बाद भी मानव समुदाय को समझ में नहीं आया। तो आज ये एक इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित मुद्दा बन चुका है कि जिस प्रकार से ओजोन क्षरण हो रहा है, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के अन्य घटकों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के साथ जैव विविधता का ह्रास होगा। प्राकृतिक आपदाओं की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ सकती है। यानी आज जो हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को देख रहे हैं, इससे भी कहीं भयावह स्थिति हो सकती है। इसलिए हमें ओजोन क्षरण के प्रभाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो कहेंगे कि ओजोन यानी ओजोन क्षरण से उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए हमें ओजोन क्षरक के उत्सर्जन के दर को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर ले जाकर अगर आप अपने आंसर को कंक्लूड करें तो दो क्वेश्चन बना कि ओजोन क्षरण के कारण को स्पष्ट करें या ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। दूसरा प्रश्न बना ओजोन क्षरण एक पर्यावरणीय समस्या क्यों है। इसका कंक्लूजन जब ड्रॉ करेंगे तो कंक्लूजन ड्रॉ करके आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए एफर्ट्स टू रिड्यूस ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षरण के प्रभाव को कम करने के लिए निष्कर्ष जब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं तो यहाँ पर ले जाकर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ओजोन क्षरण के प्रभाव को कम करने के लिए 1985 में ही वियना में समझौता हुआ। वियना में यानी वियना कन्वेंशन में आप कह सकते हैं
वियना कन्वेंशन या समझौता में ओजोन क्षरक के उपयोग को नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया। एक प्रकार का समझौता हुआ और इसमें कई सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की बात की गई, जिसमें कहा गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ओजोन डिप्लीटर्स के उपयोग को हमें कम करना चाहिए और इसके विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। तब 1987 में मॉन्ट्रियल में सम्मेलन हुआ और वहाँ एक बाध्यकारी समझौता हुआ, प्रोटोकॉल लाया गया और कहा गया इनके उपयोग पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए और प्रतिबंध लगाने के साथ कहा गया कि विकल्प के रूप में हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करना चाहिए। यानी इसमें सिर्फ फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है उसके डिकम्पोज होने की संभावनाएं, विघटित होने की संभावनाएं बहुत ही नगण्य होती है। और ये ध्यान रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ये जो ओजोन डिप्लीटर्स है, चूँकि इनका आसानी से विघटन नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग कूलेंट के रूप में किया जाता है, शीतलक के रूप में किया जाता है। और कूलेंट के रूप में अगर इनका उपयोग किया जाता है तो आप कह सकते हैं कि यह क्योंकि यह हीट को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए एसी में, एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में, फोम बनाते समय इन सब में इनका उपयोग किया जाता है। इसके विकल्प के रूप में HFC की बात की गई और ये जब समझौता हुआ तो उसके बाद ये भी कहा गया कि लोग हमेशा जानते रहें कि हमें ओजोन क्षरण के प्रभाव को कम करना है। तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाए। यानी प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाने का मुख्य उद्देश्य था कि आम समुदाय प्रत्येक वर्ष यह अनुभव करता रहे, यह जानता रहे कि उसे ओजोन क्षरण के दर को नियंत्रित करने के लिए, यानी ओजोन मंडल का संरक्षण करने के लिए इस प्रकार के ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के उपयोग को कम करना चाहिए। लेकिन बाद में यह कहा गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, उसी प्रकार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है और ये ग्रीन हाउस गैस, इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी अधिक है। पोटेंशियल का मतलब ये अधिक समय तक वायुमंडल में रह सकता है और इसके द्वारा सौर विकिरण, यानी इसके द्वारा जो लघु तरंग विकिरण की जगह सतह से जो हीट निकलता है, दीर्घ तरंग विकिरण, उन दोनों को उनको अवशोषित करने की क्षमता भी अधिक है। तो दो बातें यहाँ स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का तात्पर्य वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा न केवल सतह से निकलने वाली ऊष्मा के अवशोषण की क्षमता से, बल्कि वायुमंडल में उसके अधिक समय तक रहने की अवस्था से भी है। दोनों ही विशेषता इसमें है। इसलिए एक ये विवाद हो गया कि हमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैस मानते हुए इसके इमिशन के दर को कम करना चाहिए, नहीं तो हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग विकल्प के रूप में तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाए। यानी हम ओजोन क्षरण के दर को तो नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर दिए हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को बढ़ाने लगे, ये भी सही बात नहीं है। इसलिए 2016 में किगाली, रुवांडा में किगाली नामक प्लेस है, वहाँ एक समझौता हुआ और समझौता ये हुआ कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ग्रीन हाउस गैस मानते हुए और इसके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को देखते हुए इसके उपयोग को हम कम करने का प्रयास करें। और यह कहा गया कि विकसित देशों के द्वारा
2019 तक इसके उपयोग को कम नियंत्रित करने के लिए प्रयास करना चाहिए और डेवलपिंग और कह सकते हैं विकासशील और अन्य देशों के द्वारा को और अधिक समय दे दिया गया 2030-2042 तक। इतने समय तक में जो है वो धीरे धीरे जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम कर ले। तो ये सिर्फ मेंशन करना है। ये क्या करना है कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, ओजोन क्षरण एक पर्यावरणीय समस्या है, आप स्पष्ट कीजिए, आप उस पूछे गए प्रश्न का जवाब दे दिए, तो कभी भी कोई भी उत्तर का अंत निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर प्रश्न समस्या पर है तो हमें समस्याओं को स्पष्ट करना है, बताना है कि कौन कौन समस्या है, लेकिन अंत में ये भी कहीं ना कहीं 2 ही लाइन में मेंशन करना है कि इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और समाधान करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। बस आवश्यकता है कि संस्थाएं, जन समुदाय सभी मिलकर अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक दूसरे का सहयोग करते हुए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसे जवाब हो गया। अब देखिए, अब आपने क्या देखा कि वायुमंडल को प्रदूषित किए जाने से, यानी मानव जनित गतिविधियों के कारण जो वायुमंडल में पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषकों का उत्सर्जन हो रहा है, उससे केवल ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण प्रतिलोम विकिरण के दर में ही वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि कई ऐसे पॉल्यूटेंट्स भी हैं जिसे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस कहते हैं। उस ऐसे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के समताप मंडल में प्रवेश करने पर ओजोन क्षरण की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। और अगर हम इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो आज तो ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण बना हुआ है। आने वाले समय में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है, ओजोन क्षरक पदार्थ ग्लोबल वार्मिंग के अगर कारण हो जाएंगे तो समस्या और बढ़ जाएगी और नई समस्याएं भी पैदा होंगी। अब हमें आगे नेक्स्ट डिस्कशन में के माध्यम से यह समझना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, इन सब के इमिशन में होने वाली वृद्धि के कारण वर्षा की अम्लीयता में कैसे वृद्धि हो रही है और वर्षा में की अम्लीयता बढ़ने पर हमारे इन्वायरमेंट, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा क्यों एक पर्यावरणीय समस्या है, और साथ में यह भी देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को अगर हम कम नहीं करें तो मौसम में और किस प्रकार के प्रतिकूल परिवर्तन होंगे। तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर विचार करेंगे, एमॉक वगैरह से संबंधित जो बातें होंगी उनको विचार करेंगे। यानी अभी डिस्कशन कंटिन्यूड है, ये अलग बात है, इसे आप क्लास वाइज क्लास, लेक्चर वाइज लेक्चर कवर करते चल रहे हैं, लेकिन यह एक ही विषय है, वह है विषय इन्वायरमेंट इशूज, पर्यावरणीय मुद्दे। उनको हम लोग कई स्टेप में समझने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसके हर एस्पेक्ट को जब समझ लेंगे तब जाकर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के सभी घटक एक दूसरे से अंतर संबंधित ही नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो जब तक हम पर्यावरण के सभी घटकों के बारे में अध्ययन नहीं कर लेंगे, जब तक हम पर्यावरण के सभी घटकों के महत्व को नहीं समझ लेंगे, जब तक हम यह नहीं विचार कर लेंगे कि पर्यावरण के हर एक घटकों पर किस प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं और उससे अन्य घटक कैसे प्रभावित हो रहे हैं, तब तक हम कैसे पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कोई एक स्पष्ट पॉलिसी बना सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैसे हम सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ना है और वो टॉपिक है अम्लीय वर्षण और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण मौसम में होने वाले प्रतिकूल परिवर्तन। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।